नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। आज हमारी बड़ी बहस में सवाल होगा कि आखिर नक्सल के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजनीति क्यों कर रहे हैं। 2 हफ्ते कल पूरे हो जाएंगे इस नक्सली हमले के, लेकिन इसके बावजूद पहला सवाल कि क्या कोई बड़ा फैसला हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से। यही सवाल इतना बड़ा है जो आपको चौंका देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा कि नक्सलियों से लड़ने की आखिरकार हमारी रणनीति क्या है, कितनी मजबूत है। आज गृह मंत्री गए, लेकिन रस्मी बातें करके वो वापस लौटे। वो लगातार अमेरिका में बने हुए थे, कल वापस लौटे। उसके बाद उन्होंने आज रायपुर और छत्तीसगढ़ का दौरा किया। लेकिन इस बीच बीजेपी ने आग में घी डाला है। उसने अजीत जोगी पर शक होने का आरोप लगा दिया है। कांग्रेस इससे पहले बीजेपी सरकार रमन सिंह को बर्खास्त करने की मांग कर चुकी है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और अगर उनमें कुछ भी नैतिकता है तो वो अपना इस्तीफा दे दे। इन सब के बीच बड़ा सवाल, क्या नक्सलवाद से हम कैसे निपटेंगे, क्या माओवाद से हम कैसे निपटेंगे, ये सवाल पीछे की तरफ चला गया है और आगे राजनीति आ गई है। इसी तमाम मुद्दे पर हम बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बयानों के इस दौर में किसने किस पर कितना कीचड़ उछाला है। कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हुआ नक्सली हमला अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीति का हथकंडा बन चुका है। हमले को सियासी साजिश बताने में हर जुबान बेलगाम है। नक्सलियों के हमले में मारे गए लोगों के शोक पर शक का ये शोर हावी है कि जो बच गए कहीं वो साजिश में हिस्सेदार तो नहीं थे। माननीय अजीत जोगी जी, ये सब होते हुए वो कहां थे, ऐसे सब वो प्रश्न पूछे रहे और सोशल मीडिया तो भरी पड़ी है इन सवालों से। इसलिए ये सारे सवालों का जवाब, उत्तर वो केवल जांच के बाद मिलेगा, लेकिन शक के घेरे में तो है। कहा जाता है कि उसके अंदर बहुत से लोग जो उस परिवर्तन रैली के अंदर मौजूद थे वही लोग थे। फिर क्यों उतने बड़े भूतपूर्व मुख्यमंत्री सब जगह कष्ट लेकर के जाते हैं। रैली होने के पहले ही वो वहां से चले आए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी पर यह संगीन इल्जाम सबसे पहले मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने लगाया। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ सड़क पर गुस्सा उतारा तो जोगी ने तोमर और बाकी नेताओं को कानून के कटघरे में खड़ा करने का ऐलान कर दिया। रमन सिंह जी की यात्रा निकली तो 4000 लोग उनको गार्ड कर रहे थे। हमारी यात्रा निकली तो 10 लोग भी उसको गार्ड करने के लिए नहीं थे। जब इतने बड़े लैप्स उनके सामने, सबके सामने आ गए तो डाइवर्ट करने के लिए, जैसा हमेशा होता है, प्रदेश के बड़े नेता का नाम ले दो कि उसने षड्यंत्र किया था। मैं इनको कोर्ट में घसीटूंगा, अवमानना के लिए घसीटूंगा, इनको धारा 500 आईपीसी के अंतर्गत इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन करूंगा। वैसे नक्सली हमले में राजनीतिक साजिश का आरोप लगाने का सिलसिला कांग्रेस के नेताओं ने ही शुरू किया। शुरुआत में बात इशारों में होती रही, फिर नाम गिनाने का दौर शुरू हो गया। जनता पार्टी की राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहने के कारण इतना बड़ा आपराधिक नक्सल हमला हुआ। हमने जितने भी सवाल उठाए हैं उनमें से एक सवाल का जवाब भी राज्य सरकार ने देने में असमर्थ रही। अतः ये राज्य सरकार की मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह अपनी पद से इस्तीफा दें। कांग्रेस के नेताओं को गिन गिन के निकाल के गोलियां मारी गई तो वहां की सरकार सोरी थी। सरकार को सब मालूम था। जहां जहां उनके एक एक आदमी को गोली लग रही थी वो खबर सीएम हाउस में जा रही थी और वहां से सीएम उनको राजनाथ सिंह को फोन कर रहा है कि अनंत कुमार पटेल को उड़ा दिया, उसके बेटे को उड़ा दिया। आरोपों के इस नक्कार खाने में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की यह अपील भी अनसुनी रह गई। देखिए, ये राजनीति की बातें इसमें नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे सामने जो सवाल है, जिस तरह का ये अटैक हो गया है, जिस तरह की घटना हो गई है, उसे मुकाबला करके उसका प्रॉपर रिप्लाई देना चाहिए। अब नक्सलियों के हमले से भी ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि सुकमा में नक्सलियों के मददगार कौन थे।
नक्सली हमले के पीछे राजनीतिक साजिश थी या फिर नक्सलियों को सरहदों के पार से मदद मिल रही थी। कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और हालात इशारा कर रहे हैं कि नक्सली हमले की साजिश ज्यादा बड़ी हो सकती है। जांच एजेंसियों को झीरम घाटी से चीन में बने कुछ हैंड ग्रेनेड्स मिले हैं, जिनका इस्तेमाल नक्सलियों ने हमले के लिए किया। हमले के दौरान सड़क पर धमाके के लिए अब तक बारूदी सुरंगों के इस्तेमाल की बात कही जा रही थी, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि नक्सलियों ने रिमोट कंट्रोल के जरिए आईईडी ब्लास्ट किया था। कांग्रेस नेताओं पर हमले में जिन हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो विदेशी हैं। आरोप प्रत्यारोप में उलझे नेता अगर ठंडे दिमाग से सोचें तो उन्हें भी एहसास होगा कि नक्सलियों का खतरा किसी खास इलाके या खास पार्टी पर नहीं बल्कि पूरे देश पर मंडरा रहा है। कल ये नक्सलवाद जो है ये पाकिस्तानी आतंकवादियों से मिल जाएंगे, चीन से मिल जाएंगे, नेपाल से मिल जाएंगे, तो ये तो बहुत बड़ा एक रूप ले लेगा। सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोपों की तलवार जितनी तेजी से चल रही है, जांच और सुरक्षा एजेंसियों के लिए नक्सलियों की चुनौती उतनी ही बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ नक्सली हमले की जांच भर नहीं करनी है, बल्कि ये जवाब भी कल की बख्श देना है कि आखिर नक्सली हमले के पीछे किस किस का हाथ था। रायपुर में सत्येंद्र और सत्य प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सवाल सबसे पहले यही खड़ा होता है, और वो सवाल ये कि क्या हमारे पास ठोस नीति और नीयत दोनों नहीं है। इस सवाल पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे बड़ी बात जो आज निकलकर सामने आई है वो ये कि क्या ये साजिश है, क्या सुकमा का हमला एक साजिश है, क्योंकि दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और वहीं आज एनआईए ने भी कह दिया है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में, कि इसके पीछे साजिश हो सकती है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब जुड़े हुए हैं, हमारे पास साथ सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर जोगिंदर सिंह साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुंबई से सांसद संजय निरुपम जी हमारे साथ हैं, स्वामी अग्निवेश जो कि नक्सलियों को बातचीत के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं, सरकार और नक्सलियों के बीच उन्होंने मध्यस्थता भी की है और साथ ही साथ डटकर नक्सली हिंसा का विरोध भी किया है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन संजय जी, सबसे पहला सवाल आपसे, आपकी पार्टी के सब नेता कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं, सोनिया जी कहती है, सुशील कुमार शिंदे कहते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अजीत जोगी हमले के 10 मिनट में कह देते हैं रमन सरकार बर्खास्त हो। आपके पार्टी के प्रवक्ता एआईसीसी की ऑफिशियल ब्रीफिंग में भक्ति चरण दास रमन सिंह का इस्तीफा मांगते हैं। आपके नेता तमाम, चाहे वो नारायण स्वामी जी हो या कोई और नेता हो, वो रमन सिंह का इस्तीफा मांगता है। तो राजनीति तो सबसे पहले आपने शुरू की। नहीं, इसमें राजनीति नहीं है। ये देखिए, पूरे प्रकरण में अगर प्रारंभिक तौर पर आप जांच के रिपोर्ट अगर आप देखें तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य सरकार है उस सरकार की पूरी तरह से ये नाकामयाबी है। उस सरकार को ख्याल रखना चाहिए था कि एक परिवर्तन यात्रा जो चल रही है, जो बस्तर क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, उस क्षेत्र से गुजर रही है, वहां पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम होने चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी की यात्रा निकलती है तो 3000, 4000, 5000 पुलिस वाले साथ में गुजरते हैं, जबकि जो हमारी परिवर्तन यात्रा थी उसमें 20, 25, 50 लोग होते हैं। एक दूसरी बात, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहां है? इंटेलिजेंस कितनी बुरी तरह से फेल हुई है। तीसरी बात, जो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, उसकी क्या भूमिका थी? तो सब मिलाकर के देखें तो लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े षड्यंत्र का यह हिस्सा था और इस हिस्से में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हो गई है, तब छत्तीसगढ़ के आम आदमी, छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ की सुरक्षा के लिए ये मांग करना कि रमन सिंह की सरकार चली जानी चाहिए, भाजपा को कोई हक नहीं है सत्ता में रहने का, मुझे लगता है इसमें राजनीति के बजाय छत्तीसगढ़ के हित को ढूंढना चाहिए। ऐसा एक मैं निष्कर्ष निकालना चाहूंगा और इसको आपको स्वीकार करना चाहिए। रह गई बात एक ओवरऑल हमारी तरफ से जो एक भूमिका रही है, हाँ, हमने कभी नहीं कहा कि इसके ऊपर कोई राजनीति होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी गए, सोनिया जी गए, राहुल जी गए और उन्होंने शोक के वातावरण में अपने ढंग से सारी बातों को हैंडल किया। लेकिन
कहीं ना कहीं किसी न किसी की जवाबदारी फिक्स होती है, किसी न किसी की जवाबदारी फिक्स करनी पड़ेगी। और ये आने वाले दिनों में भी और भी बातें इसके ऊपर और भी चर्चा होगी, और भी जांच रिपोर्ट निकल के आएगा, कितनी बड़ी साजिश थी, कौन कौन से लोग थे, क्या ये नक्सलवादियों के हमले की बीजेपी को कोई जानकारी थी, अगर जानकारी थी तो मुख्यमंत्री ने क्या रिस्पॉन्स दिया, मुख्यमंत्री कहां तक इन्वॉल्व है। तो ये बातें तो होगी साहब, और इन बातों को आप एकदम से सिरे से टाल नहीं सकते। नक्सल हिंसा या नक्सलवाद को लेकर के केंद्र सरकार ने हमेशा गंभीरता से काम किया है। जो ऑपरेशन ग्रीन हंट था उसका उद्देश्य यही था कि पूरे देश में जो नक्सली आतंकवाद पनप रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जाए। तमाम राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने मदद की, और काफी हद तक उड़ीसा, बंगाल जैसे राज्यों में देखे, थोड़े हद तक झारखंड देखे, बिहार देखे, उन्होंने काम किया अच्छा। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई, वो नक्सली आतंकवाद को कंट्रोल नहीं कर पाए। और तब सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर नक्सली हिंसा सूट करती है? क्या वो चाहते हैं कि नक्सली इसी प्रकार से आतंकवाद फैलाते रहे और इस माहौल का फायदा उठा के वो राजनीति करते रहे, सरकार चलाते रहे? इसलिए इसके ऊपर राजनीतिक विश्लेषण होगा, राजनीतिक टीका टिप्पणी होगी, और राजनीति से ऊपर उठ करके लोगों की सुरक्षा और लोगों के संरक्षण के लिए सवाल खड़े किए जाएंगे। स्वामी अग्निवेश जी, राजनीति नहीं हो रही है? नहीं, राजनीति तो हो रही है, लेकिन न तो वो एनआईए की रिपोर्ट का इंतजार कोई कर रहा है, और यदि ये इतने विश्वस्त हैं, आश्वस्त हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार की जिम्मेदारी थी, सुरक्षा मुहैया नहीं कराया, अपने लिए खूब कराते रहे, कांग्रेस की रैली की पूरी उपेक्षा की, जब ये स्पष्ट प्रमाण इनके पास हों तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा मांग क्यों रहे हैं? इनके पास तो केंद्र में सत्ता है, ये अपने राज्यपाल से रिपोर्ट लें और वहां पर धारा 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करें। केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री वहां जा चुके, सोनिया जी, राहुल गांधी जा चुकी, और ये सब बोल रहे हैं कि आज गृह मंत्री भी हुआ है। गृह मंत्री भी आज हुआ है। तो भाई या तो आप इंतजार कीजिए अपनी एनआईए की रिपोर्ट का, और फिर उसके बाद कहिए कि ये होना चाहिए। और यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास पूरा संविधान ने अधिकार दिया है, आप अपने राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर बर्खास्त कीजिए उस सरकार को। आप उम्मीद भी कर रहे हैं कि वो इस्तीफा देंगे, अब विरोध कर, आप इस्तीफा क्यों देगा वो? तो इस्तीफा देने के लायक की नैतिकता या कोई भी चीज उनके अंदर होती तो ये सारी घटनाएं बहुत पहले से नहीं हुई होती। बहुत से अटैक हुए हैं, सीबीआई की जांच की टीम जाती है। मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ 26 मार्च 2011 में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई को कि जांच करके इसकी रिपोर्ट दो। उसी इलाके में 3 गांव को, मोरपल्ली, टाडमेटला और थिम्मापुरम, 3 गांव को सरकार की पुलिस ने जला करके राख कर दिया। आदिवासियों के गांव को 4 आदिवासी महिलाओं से बलात्कार किया और 4 आदिवासियों की हत्या की। ये रिपोर्ट सारे देश के अखबारों में जब छपी तो हम लोगों ने भी आवाज उठाई, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने और मेरे ऊपर जानलेवा हमले की भी और वो 3 गांव के जलाए जाने की भी सीबीआई की जांच का आदेश किया। सीबीआई जांच करने जाती है तो सलवा जुडुम के लोग उसके ऊपर भी अटैक करते हैं। वो सीबीआई की जांच की टीम देखे, केंद्र की सरकार की जांच की टीम अपना जान बचाने के लिए सीआरपीएफ कैंप में घुसती है, और सीआरपीएफ कैंप में दरवाजा जब बंद करके वो छिपते हैं तो उस दरवाजे को तोड़ने के लिए सलवा जुडुम वाले आ जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे को तोड़ने के लिए सलवा जुडुम वाले आ जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए स्टील के अलमारी को दरवाजे से टिकाते हैं सीबीआई के लोग, फिर भी एक गोली उनकी टेबल पर आ जाती है। आ करके सारी बातें जो मैं अभी बोल रहा हूं ये सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पर कहती है सीबीआई। जब सीबीआई इतनी बड़ी जांच की एजेंसी को खुद अपनी सुरक्षा का ही भरोसा नहीं है छत्तीसगढ़ में, तो वो मौका था पिछले साल ही, सन 11 में ही, 12 में ही, कि वो कह देते भी ये सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, इसको भंग करो। आदिवासी मारे गए पिछले साल 28 जून की रात को मारे गए। उस समय हमारे केंद्र के नेता नहीं गए वहां पर, आंसू पोंछने के लिए नहीं गए। जांच करके कांग्रेस की पार्टी खुद रिपोर्ट दे रही है, कवासी लखमा के नेतृत्व में रिपोर्ट दी गई कि ये निर्दोष थे, निहत्थे थे, आदिवासी थे। केंद्र में जो आदिवासी विकास मंत्री बैठे हुए हैं किशोर चंद्र देव, वो खड़े होकर कह रहे हैं कि ये नक्सलवादी माओवादी नहीं थे, गलत मारा गया, ये सब निर्दोष थे। जब इतनी बड़ी बात आपकी पार्टी छत्तीसगढ़ से कह रही है, आपका नेता कैबिनेट मिनिस्टर कह रहा है,
तो उस समय राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं जाना चाहिए था वहां? संजय निरुपम से जवाब ले लेते हैं। संजय निरुपम जी, गंभीर आरोप, सब कुछ पता था। सुधांशु मित्तल जी के पास जाऊंगा, सब कुछ पता था आपको, उसके बाद भी आप खामोश रहे। नहीं, ये 2011 की जिस घटना के बारे में स्वामी अग्निवेश जी कह रहे हैं, मैं उस घटना की पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है और उस पर बहुत विस्तार से मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नक्सलवादी हिंसा को लेकर कांग्रेस पार्टी कभी भी सिलेक्टिव रही है। जहां कहीं भी आम आदमी हो या पुलिस फोर्स हो या कांग्रेस के नेता हो या कोई भी व्यक्ति अगर आतंकवादी घटनाओं में शामिल घटनाओं का शिकार होता है, अगर उसकी जान जाती है, हमले होते हैं, हिंसा भड़कती है, तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी उस दिशा से मुंह मोड़ लेती है या आंखें मूंद लेती है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। उस पर्टिकुलर घटना के समय क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। जहां तक सड़वा जुलूम वाली बात है, बिल्कुल वो एक विवादास्पद विषय था। उन विषयों के ऊपर कांग्रेस के अंदर भी खूब चर्चा होती रही है। कांग्रेस में भी अलग अलग राय रखने वाले लोग हैं। उस विषय पर आगे भी जाके हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज बड़ा विषय ये है कि क्या राज्य सरकार स्वयं इस पूरे हिंसक गतिविधियों में शामिल थी? नंद कुमार पटेल जैसे जो पीसीसी प्रेसिडेंट थे हमारे, जो बहुत अच्छे ढंग से गांव-गांव में घूम करके कांग्रेस का एक जनाधार मजबूत कर रहे थे, क्या उससे रमन सिंह अब असुरक्षित महसूस कर रहे थे? क्या वो नक्सलवादियों को लोगों ने यूज किया, बीजेपी के लोगों ने यूज किया कांग्रेस की एक पूरी एक पीढ़ी खत्म करने के लिए? इन विषयों को लेकर के हमारा आंदोलित होना वाजिब है। आपने कहा कि संवैधानिक विकल्प आपके सामने है। बिल्कुल संवैधानिक विकल्प हमारे सामने है। कभी भी उस विकल्प का इस्तेमाल किया भी जा सकता और नहीं भी किया जा सकता। लेकिन पहले हम लोकतंत्र में रहते हैं, लोगों के सामने भी अपना विषय रखना पड़ेगा। हम चुप्पी साध के नहीं रह सकते। हमें नहीं कह सकते कि राजनीति नहीं कर ली इसलिए चुप्पी साध लो जी। ये सवाल लोगों के सामने उछाले जाएंगे और लोगों को इन सवालों के ऊपर भी अपनी बात कहनी है। और लोग जब इन सवालों के ऊपर अपनी बात कहेंगे तो भारतीय इसीलिए तो अजीत जोगी भी शक के दायरे में आ रहे हैं। शायद संजय निरुपम जी, नैतिकता के आधार पर भारतीय जो शक आप जाहिर कर रहे हैं, इसी के चलते बीजेपी भी अजीत जोगी को शक के घेरे में लाई है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा झूठ बोलने का हक रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दुष्प्रचार किया है और अगर अजीत जोगी के बारे में कुछ करे तो बिल्कुल लोगों के सामने वो जाने दीजिए। उसके बाद अजीत जोगी को बताना है कि सच क्या है, झूठ क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए बीजेपी के नेताओं के ऊपर जिस प्रकार के आरोप लगा रही है, मुझे लगता है बहुत ही घिनौना प्रयास है। ये बहुत ही घिनौना, एक बड़ा षड्यंत्र के बाद ये दूसरा षड्यंत्र दिख रहा है। बीजेपी को सामने से खड़ा होकर स्वीकार करना चाहिए कि साहब हम फेल हो गए। हम 10 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों और विशेषकर नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास नहीं कर पाए, आदिवासियों का विश्वास नहीं जीत पाए। केंद्र सरकार की तरफ से भारी सहयोग के बावजूद जैसे बाकी राज्यों ने इसका लाभ उठाया और अपने क्षेत्रों को अशांत से शांत में बदला, वो काम बीजेपी नहीं कर पाई छत्तीसगढ़ में। ये बातें उनको स्वीकार करनी चाहिए, न कि कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा के, उन पर लांछन लगा करके। मैं कुछ कहना चाहूंगा दीपक जी को। सुधांशु मित्तल जी, सुना आपने संजय निरुपम को, तीखे आरोप है, सीधे आरोप है बीजेपी पे। उनका कहना है भले से जोगी का नाम आए, लेकिन पहले गलती जो है वो तो रमन सिंह सरकार और बीजेपी की है, इसलिए जाना चाहिए उनको। दीपक जी, यहाँ पे गलती का और षड्यंत्र होने का दोनों में एक बहुत फर्क होता है। अगर ये गलती है तो जांच कर ले, जो गलती हो उसको सजा मिलनी चाहिए, ये तो सभी कहेंगे। जहां तक विषय है कि इस षड्यंत्र में जो है भाजपा या सरकार शामिल थी, बहुत गंभीर आरोप होते हैं और इतने गंभीर आरोप को इतने हल्के तरीके से नहीं लगाना चाहिए। मैं बहुत दुखी हूं सिर्फ एक चीज से, इस समय है नक्सलवाद को लड़ने का और राजनीतिक लोग आपस में लड़ रहे हैं। कोई नक्सलवाद लड़ने की बात नहीं कह रहा है। मैं पिछले 4, 5, 6 दिन से लगातार सारी बात सुन रहा हूँ, किसी एक में भी नक्सलवाद को लड़ने का क्या तरीका अपनाना चाहिए, क्या क्या कदम उठने चाहिए, कैसे नक्सलवाद को घेरा जा सकता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये सारे जो आरोप है ना, हर कोई हर बात कर सकता है। मतलब ये रमन सिंह के लिए कह सकते हैं, मैं जोगी जी के लिए कह सकता हूँ, मैं विनायक सेन वाला एक बहुत महत्वपूर्ण किस्सा है। देखिए, विनायक सेन को सजा मिली देश के खिलाफ राजद्रोह के मामले में, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट। उनको सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जो है उनको जमानत दी। उसके बाद कांग्रेस क्या करती है, उनको उठा के प्लानिंग कमीशन की एडवाइजरी कमेटी का सदस्य बनाती है। हमने संकेत दिया है,
हमने नक्सलवाद को लड़ने के लिए संकेत दिया है क्या कि हम एकजुट होकर ऐसे सिंपथाइजर्स को अगर हम प्रमोट करेंगे तो हम क्या संकेत देना चाहते हैं? पर क्या इस तरह की 25 चीजें हो सकती हैं, लेकिन आज में क्या है, इतना बड़ा कुठाराघात हुआ है हिंदुस्तान की राजनीति पर, हिंदुस्तान के स्टेट पर। दिस इज अटैक ऑन द स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें हम लोगों की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? हम जो है तू मैं करेंगे या यहाँ देश में देखिए प्रजातंत्र या सभ्य समाज जहाँ की हो वहां पे हिंसा की जगह नहीं हो सकती, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। सभ्य समाज और प्रजातंत्र जो है विचार से एक दूसरे के सामने लड़ता है, वो गोलियों से नहीं लड़ता है, वो हिंसा से नहीं लड़ता है। और अगर हिंसा और गोलियों की राजनीति होनी है तो ना तो सभ्य समाज सुरक्षित होगा ना प्रजातंत्र सुरक्षित होगा देश में। जब ये स्थिति है पूरी राजनीति का क्या, एक सेकंड, जब ये स्थिति है तो पूरी राजनीति का क्या उत्तरदायित्व है? पूरी राजनीति का ये उत्तरदायित्व है कि हम लोग जो है एकजुट होकर नक्सलवाद को, जिसको कि मैं आतंकवाद और नक्सलवाद में आज के दिन कोई फर्क नहीं मानता, उनके खिलाफ एकजुट होकर लड़े, क्योंकि ये वाइडर बड़ा इशू है, ये राजनीति से उठ के इशू है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, पंजाब के अंदर आतंकवाद कब लड़ा? एकाग्रता से सबने कहा आतंकवाद को हम स्वीकार नहीं करेंगे, और लड़ाई हुई, जंग चलाई हुई, और तब कहीं जाके एकांत खत्म हुआ। आज क्या हो रहा है, एक राजनीतिक विचारधारा, एक वामपंथी राजनीतिक विचारधारा जो है वो सत्ता में काबिज होना चाहती है। वो लोगों के मत के माध्यम से नहीं, वो बंदूक की नली के माध्यम से सत्ता में काबिज होना चाहती है। क्या हिंदुस्तान की राजनीति ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी मानसिकता और ऐसी साजिश को सफल बनने देगी क्या, या एकजुट होकर लड़ेगी? आज प्रश्न ये है। मैंने कहा मैं इस सारे विवाद के अंदर मैं छोटी राजनीति नहीं चाहता। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो राजनीति में लोग हैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे मतभेद हमारे होते रहेंगे, मनभेद भी कई बार हो जाएंगे, क्योंकि मेरा एक और मानना है कि ऐसा घिनौना काम कोई राजनीतिक काम आदमी कर ही नहीं सकता। एक इतना घिनौना काम कोई राजनीतिक व्यक्ति कर ही नहीं सकता कि वह अपनी राजनीतिक विचारधारा के लिए या अपनी विजय के लिए वो नक्सलवादियों के साथ मिलकर दूसरे को मरवाएगा। अगर ये इल्जाम मैं कांग्रेस वाले मुझ पर लगाएं, मैं कांग्रेस पर लगाऊं, दोनों को मैं एक सिरे से खारिज करना चाहता हूँ कि राजनीति का ये चरित्र नहीं है। हम लोग लड़ना चाहते हैं, जनता के बीच में जाके लड़ना चाहते हैं। लेकिन सुधांशु जी ये भी हकीकत है कि आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक आनंद कुमार ने आरोप अजीत जोगी पर लगाया है, जो सबसे पहले नारायण स्वामी जी से सुना था। मैं बिल्कुल आ रहा हूँ जोगिंदर साहब, आपके पास क्या आ रहा हूँ उसके बाद मुझे इस सवाल का जवाब ले लीजिए। और कांग्रेस के तमाम नेताओं से मैंने पहले ये इल्जाम सुना था कि सरकार जो है उसकी साजिश थी ये, और उसकी मैंने कहा प्रतिक्रिया में क्या चीजें निकली क्या नहीं निकली, मैं वाकई मैं जरा बोल सकता हूँ इस पे एक आखिरी चीज में और दीपक जी कहना चाहता हूँ, हम लोग अपनी वाद विवाद बिल्कुल संजय निरुपम जी आप बोल सकते हैं, उसके बाद मैं जोगिंदर सिंह साहब के पास चलूंगा। संजय निरुपम जी। दीपक जी, जो मित्तल जी जो आदर्शवाद बघार रहे हैं, काश हमारे देश की राजनीति इतनी आदर्शवादी होती। राजनीति इतने निचले स्तर पर उतर चुकी है कि आज जो मित्तल जी बता रहे हैं वो एक सपनों की बात है। सच ये है कि सवाल है लोगों के सामने, आखिर रमन सिंह की सरकार ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा की चिंता क्यों नहीं की? जब बस्तर से पूरी यात्रा गुजर रही थी तो पूरा प्रशासन कहां था, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहां थी? और उसके बाद जब हम इस सवाल रख रहे हैं तो कृपया करके आदर्शवाद मत बघारिए। हां, हमारे किसी नेता के बारे में बीजेपी के किसी नेता ने नीचे के स्तर पर उतरकर अगर आरोप लगाए तो बिल्कुल इसका जवाब भी दिया जाएगा और सफाई आनी चाहिए। लेकिन बड़ा प्रश्न प्रशासन का है। प्रशासन कभी भेदभाव नहीं कर सकता, सरकार को कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी की सरकार ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा से घबराकर किसी प्रकार का भेदभाव किया, सुरक्षा में कोताही बरती, जिसका नतीजा सामने है। कांग्रेस की एक पूरी पीढ़ी हमारे हाथ से चली गई। तो मुझे लगता है कि दुख के क्षण में बीजेपी आरोप प्रत्यारोप में पड़ने के बजाय अपनी गलती स्वीकार करे और जहां जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करे। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। बाकी मेहमान भी हमारे साथ बैठे हुए। जोगिंदर सिंह साहब, क्या आपको साजिश नजर आती है? अब मुझे निकलना है।
नहीं देखिए साहब, मैं तो इसमें चिदम्बरम साहब को कोट करता हूं। ये 2005 और मई 2010 तक 10,368 मारे गए थे। और उन्होंने कहा था, ये चिदम्बरम साहब कोट कर रहा हूं, जो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था माओस के बारे में, जब 76 सीआरपी के आदमी मारे गए, उन्होंने कहा था नाउ द रूट काज थ्योरिस्ट इन सिविल सोसाइटी हु रूटीनली प्रिवेल के डेवलपमेंट नहीं है, वो जस्टिफाई करते हैं नक्सलिज्म इसलिए बढ़ गया है। और ये बात यह है कि ये पॉलिटिकल प्रोजेक्ट में है और ये डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते। लैक ऑफ डेवलपमेंट एक काज हो सकता है, और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं करते, वो तो बंदूक से राज करना चाहते हैं। साथ में उन्होंने कहा था ये इश्यू सिंप्लीफाई हुआ था कि ये इट इज मोर इमेजिनरी देन रियल। और उन्होंने ये भी कहा था द इंटेलेक्चुअल सपोर्ट टू माओस फ्रॉम वेरियस क्वार्टर इज मेकिंग द, जो इंटेलेक्चुअल सपोर्ट करते हैं, थ्योरिस्ट सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट का जो काम मुश्किल कर रही है। और उन्होंने कहा जो लिबरल मीडिया जो इनको रिस्पेक्टेबिलिटी देता है और बैकिंग करता है, तो ये इनको अच्छी तरह पता है कि माओस वायलेंस में बिलीव करते हैं। स्ट्रॉन्ग हेडेड स्ट्रॉन्ग हार्ट इज नीडेड, उन्होंने ये भी कहा था। और ये सारे बेनिफिट उठाना चाहते हैं सोसाइटी का, डेमोक्रेसी का। और बड़ा क्लियरली कहा देयर कैन बी नो हाफ वे अप्रोच। ये चिदम्बरम साहब के वर्ड हैं जब गृह मंत्री 5 साल रहे हैं। मोस्ट पीपल थिंक दैट देयर कुड बी कंप्रोमाइज, कोई ना कोई फैसला हो सकता है। वो तो इमेच्योर एंड फुलिश है। नक्सल मैनास उन्होंने कहा बहुत खराब थी, मच वर्स देन द गवर्नमेंट बिलीव्ड। और जब तक हमने इनको चैलेंज नहीं किया, ये अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते रहे और करते रहेंगे। जब तक इनका मुकाबला नहीं करेंगे, सब ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। और मैं तो इतना कहना चाहूँ कि ये सबसे मुश्किल जो प्रॉब्लम है टू डील विद दिस पीपल विद इल इक्विप्ड, इल ट्रेन्ड एंड इल पेड पुलिस फोर्स। और हम वी हैव बीन इन स्टेट ऑफ डिनायल, उनका सारा देश ही डिनाई कर रहा है। साहब, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं दूसरे पक्ष में आऊंगा। एनके सिंह साहब, सब कुछ देखने जानने के बाद दोनों पार्टी कर तो वही रही है, राजनीति। क्या वाकई इसके पीछे साजिश नजर आती है? क्योंकि अखबारों में, मीडिया में लगातार अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं इसके षड्यंत्र को लेकर, और आज एनआईए ने माना है कि षड्यंत्र हुआ है। दीपक, आपने 2 दशक तक, करीब 2 दशक तक हम लोगों ने पार्लियामेंट, जो कि प्रजातंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसको कवर किया है। आज देख के घृणा लग रही है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस लेवल पे आ जाएगा कि एक कहेगा कि रमन सिंह राजनाथ सिंह को बता रहे थे कि 3 बार दिया, अब चौथा दिन ढेर हो गया। और एक तरफ ये आरोप लग रहा है कि कोई अजीत जोगी जो इतना ज्यादा नक्सलियों पर इन्फ्लुएंस है कि वो अपने लोगों को मरवा देता है। आज अगर पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस लेवल पे आ जाएगा कि हम अपने नेताओं में अपराधी देखने लगेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि नक्सलिज्म तो खत्म होना खैर दूर की बात है, हमारी डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। एक मुझे याद आता है, आइंस्टीन ने बड़ा बढ़िया किस्सा कहा था, एक सेंटेंस कहा था, द सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम दैट वी फेस कैन नॉट बी सॉल्व्ड एट द सेम लेवल ऑफ थिंकिंग वी वेर एट व्हेन वी क्रिएटेड देम। हमने नक्सलिज्म क्रिएट किया, नक्सलिज्म क्रिएट होता रहा, हमने शोषण किया, हमने शेड्यूल 5 का जो पार्ट बी है उसको कभी इंप्लीमेंट नहीं होने दिया, और वहां पे कॉर्पोरेट हाउसेज आके पूरा शोषण करते रहे। उसके बाद अब जब नक्सलिज्म पनपा है, तो हमारा दूसरा पक्ष ये है कि हम किसी अजीत जोगी को, किसी रमन सिंह को बता रहे कि ये सब हत्यारे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस भाव से अगर नक्सलिज्म को काउंटर किया जा रहा है तो कभी नहीं होगा। सबसे बड़ी जरूरत यह है कि ग्रे हाउंड आपके सामने रखा हुआ है कि सक्सेसफुली सिर्फ 2 बटालियन फोर्स थी, 2 बटालियन फोर्स ने ग्रे हाउंड के नेस्तनाबूद कर दिया नक्सलियों को। आज वहां पे पनाह मांगते हैं, नेस्तनाबूद पानी पीने के लिए तरसते हैं, और अगर एक ग्रे हाउंड का सिपाही देख लें तो भाग जाते हैं। आज हमारे यहाँ ये हालत है कि इतने बड़ी घटना के बाद छत्तीसगढ़ में लोकल फोर्स आपने जनरेट नहीं की, ग्रे हाउंड टाइप का कोई फोर्स नहीं जनरेट किया। और उसके बाद अभी आप देखिए 15 दिन पहले आपने एक बहुत बड़ी फोर्स मोबिलाइज करके स्टेट फोर्स वहां पे रखी सुकमा में, और सुकमा में एक को सांप ने काट दिया, दूसरे को गोली लग गई। कुल मिला के वहां पे एनके सिंह जी, जोगिंदर सिंह साहब जी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। और स्वामी अग्निवेश जी,
मैं उस बड़ी खबर तक जाऊंगा। खबर यह है कि बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अजय शिर्के ने इस्तीफा दे दिया है। ये शख्स श्रीनिवासन साहब के इस्तीफा नहीं देने से नाराज थे। तो हम आएंगे उस खबर पर। जो बड़ी खबर है वो ये है कि बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अजय शिर्के ने इस्तीफा दे दिया है। एनके सिंह साहब, क्या आपको लगता है कि अब इसके बाद श्रीनिवासन साहब के पास जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है? करीब 18 आदमी इस समय है जो कि खिलाफ हो गए श्रीनिवासन के। बहुमत इस समय खिलाफ हो गया है। इस इस्तीफे के बाद हम कह सकते हैं कि बड़े आराम से श्रीनिवासन को हटाया जा सकता है इमरजेंसी मीटिंग बुला के। तो मेरे ख्याल से रास्ता धीरे धीरे कोई भी नहीं बच रहा है श्रीनिवासन के लिए, उनको जाना ही पड़ेगा। श्रीनिवासन को जाना पड़ेगा। जोगिंदर सिंह साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से नए नए मामले रोज खुलते जा रहे हैं, आज ये बात खुली कि मैप्पन को आईसीसी के किसी एंटी करप्शन यूनिट के अधिकारी ने जानकारी दी और उसके बाद उन्होंने ये बात बिंदु को बताई और श्रीनिवासन साहब कह रहे हैं कि आईसीसी ने उनको इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी। तो आपको नहीं लगता ये मामला इतना गंदा होता जा रहा है, इसमें इतनी गंदगी आ चुकी है कि पूरी सफाई करनी पड़ेगी? नहीं है वो नहीं। देखिए साहब, करप्शन के मुताबिक एक गवर्नमेंट सर्वेंट गिल्टी हो सकता है, ये गिल्टी नहीं हो सकते। एसेट्स डिस्प्रोपोर्शनेट नॉन मीन्स ऑफ इनकम, आमदनी से ज्यादा पैसे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा इनको जरूर, इनकम टैक्स को, ईडी को और लोगों को, पर वो करप्शन के गिल्टी नहीं लाई कोई नहीं, प्राइवेट आदमी को अप्लाई नहीं करता। अगर ये कोई किसी को देते तो तब ये गिल्टी होते। ये तो उन्होंने लिया है प्राइवेट आदमी ने, दो प्राइवेट आदमियों के बीच कानून ही नहीं बनने दिया। हमारे नेताओं ने महाराज कानून नहीं बनने दिया। जब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बिल लाना था सभी ने कहा जी हम तो इंडिपेंडेंट है, और सारे नेता इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी किसी न किसी पार्टी में हैं, वो सभी स्पोर्ट्स बॉडीज को हेड कर रहे हैं। आपका ख्याल है कि लाभ बनने देंगे इन चीजों के लिए? सवाल ही नहीं पैदा होता। जब खासतौर पर बीसीसीआई जो है सैकड़ों हजारों करोड़ का मालिक है और समझिए उनकी प्राइवेट एम्पायर है, समझिए आप अपना हैंड ऑफ कीजिए, और जब तक आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ अंकुश नहीं लगाएंगे, ये मैच फिक्सिंग तो सारी दुनिया का प्रॉब्लम है, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉर्स रेसिंग हो, चाहे कोई क्रिकेट हो। और हिंदुस्तान में तो सजा है ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया में 12 साल की सजा है, बेल्जियम में भी है। मैं आप पर वापस आऊंगा, लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, कब इस्तीफा दिया और क्या कहते हुए इस्तीफा दिया? कोई बयान जारी किया है, सिर्फ इस्तीफा भेज दिया? बिल्कुल, थोड़ी देर पहले ही उन्होंने, हालांकि अजय शिर्के के बारे में बता दूं आपको, इस वक्त पुणे में मौजूद है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा की जानकारी उन्होंने अपने बीसीसीआई अध्यक्ष को, जो अन्य जानकारी जो संबंधित लोग होते हैं उनके तक पहुंचा दी गई है बकायदा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आईपीएल फिक्सिंग में जिस तरह से लगातार आरोप लग रहे हैं और इस पद पर बने रहने का कोई मुझे हक नहीं है, और इसलिए उन्होंने साफ तौर पर रिजाइन दे दिया। कारण उसमें जो मुझे जानकारी मिल रही है, साफ यह दिया है कि श्रीनिवासन का मुद्दा उठाया हुआ है कि श्रीनिवासन ने अभी तक इस पूरे मामले पर बने हुए हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, इस कारण वो इस्तीफा दे रहे हैं। और हालांकि और अधिक जानकारी खुद अजय शिर्के और दे पाएंगे, लेकिन ये साफ है कि जिस तरह से लगातार आरोप लग रहे थे श्रीनिवासन के मुद्दे को लेकर, उस पूरे मामले पर अजय शिर्के ने अपने आप को अलग कर लिया। बीसीसीआई से जो ट्रेजरर के पोस्ट पर वह कायम थे, उससे उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जी अभिषेक, देश के लोग जानना चाहेंगे कि अजय शिर्के का बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि उनके दामाद गुरुनाथ के फंसने से पहले तक अजय शिर्के साहब श्रीनिवासन के बहुत बड़े सपोर्टर थे, लेकिन जब से गुरुनाथ को पकड़ा गया वो उनके विरोधी बन गए, इस्तीफे की मांग करने लगे। इन शख्स का बैकग्राउंड क्या है, कैसे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में आए और कैसे अब वो श्रीनिवासन के खिलाफ हो गए? बिल्कुल, देखिए यह अब एक तरह से सही कहा आपने कि एक बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ है कि आखिरकार अजय शिर्के अब रिजाइन क्यों दे रहे हैं। इसके पीछे का साफ मकसद है दीपक जी कि इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो चुकी है, और जिस तरह से 2 दिन पहले शरद पवार ने मुंबई में बकायदा एक बयान जारी कर दिया और कहा कि वह अगर इस पद पर बने होते तो कभी यह साथ होने को नहीं होता और ना ही देखने किसी को मिलता। और यह जो जानकारी मिल रही है कि जो अजय शिर्के हैं वह शरद पवार के गुट के हैं, और शरद पवार इस पूरे गेम प्लान कह सकते हैं पीछे दिखाई पड़ रहे हैं। जो
जानकारी लगातार मिल पा रही है। हालांकि शरद पवार ने अपने आप को जरूर अलग किया है कि वो इस्तीफा उन्होंने श्रीनिवासन का नहीं मांगा है, लेकिन इन्होंने इशारों साफ कर दिया है कि जो कुछ भी श्रीनिवासन कर रहे हैं वो गलत है। उन्होंने साफ तौर पर इस्तीफा मांगने की पहल की थी और इसीलिए उन्होंने सीबीआई से जांच कराने की बात कही थी। हालांकि सीबीआई, थोड़ी देर पहले बता दूं आपको कि महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री आर पाटिल उन्हीं की पार्टी को उन्होंने भी सपोर्ट किया है कि अगर केंद्र सरकार चाहती है तो पूरे मामले पर हम सीबीआई इंक्वायरी कराने को तैयार हैं। यानी साफ है कि इस पर राजनीति पूरी हो रही है और राजनीति शरद पवार के तरफ से। अभिषेक, एक मिनट आपको रोकूंगा, अभिषेक 1 मिनट आपको रोकूंगा, क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर और आ रही है। वो ये आ रही है कि बीसीसीआई की टीम के बेहद अहम सदस्य संजय जगदाले, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। संजय जगदाले इंदौर से आते हैं, जाने माने क्रिकेट प्रशासक हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें, ये भी शरद पवार के करीबी हैं। तो संजय जगदाले का इस्तीफा, शशांक मनोहर का ये कहना कि मेरे समय जो कुछ हुआ ठीक हुआ था, मेरे समय इस तरह नहीं होता। शरद पवार का ये कहना है कि ये शर्मनाक बात है, सीबीआई जो है उससे इसकी जांच करवाना चाहेगी। वहीं कल इंडिया न्यूज के सवाल, परसों इंडिया न्यूज के सवाल उठाए जाने के बाद आज छुपकर अनुराग ठाकुर का बाहर निकल कर आना, अरुण जेटली का खामोश रहना, नरेंद्र मोदी का खामोश रहना, ये कई राजनीतिक असहज सवाल पैदा कर रहा है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ऐसे में संजय जगदाले के इस्तीफे ने भी राजनीति को और बढ़ा दिया है। क्या प्रोफाइल है संजय जगदाले का अभिषेक बीसीसीआई के अंदर, और कितने अहम सदस्य माने जाते हैं वो इस पूरी टीम के? देखिए, संजय जगदाले का जो पोस्ट है वो बकायदा सेक्रेटरी का पोस्ट, सेक्रेटरी का पोस्ट अपने आप में कह सकते हैं कि अध्यक्ष के पास लाना हो या फिर कोई अगर बड़ा फैसला लेना हो तो सेक्रेटरी बहुत बड़ा अहम रोल होता है। संजय जगदाले का बहुत बड़ा अहम रोल था इस पूरे मामले पर। जैसा कि लगातार ये आरोप लगातार चले आ रहे हैं कि अब लड़ाई कर सकते हैं वो दिखाई पड़ रही है, जिस की पूरा शरद पवार वर्सेज श्रीनिवासन दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जिस तरह से शरद पवार की पार्टी की तरफ से डीपी त्रिपाठी ने कुछ दिनों पहले यह साफ कहा था कि श्रीनिवासन को इस्तीफा दे देना चाहिए, और उसके बाद श्रीनिवासन ने साफ शब्दों में कह सकते हैं कड़ी फटकार लगाई थी कि एनसीपी बीसीसीआई का कोई सदस्य नहीं है। और कहीं न कहीं इस बात को लेकर शरद पवार का बड़ा गेम प्लान उन्होंने तैयार किया और इसीलिए एक एक जितने भी उनके सहयोगी हैं वह सब बाहर आ रहे हैं। और अब बाहर ही नहीं आ रहे बल्कि इस्तीफा देने की पूरी रणनीति शुरू कर दिया है और एक एक कर लोग इस्तीफा दे रहे हैं। श्रीनिवासन के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, किसी भी सूरत में श्रीनिवासन इस्तीफा दें ताकि शरद पवार का जो वर्चस्व है वो बीसीसीआई पर कायम रहे। और आने वाले दिनों में हमारे जो जानकारी सूत्र बताते हैं कि शरद पवार आने वाले दिनों में एमसीए का चुनाव लड़ सकते हैं और वह जो अध्यक्ष पद विलासराव देशमुख खाली है उस पद के लिए वह आगे आ सकते हैं। अभिषेक से पूछना चाहते हैं, संजय जगदाले ऑलरेडी उस कमेटी में थे जो प्रॉप कर रही थी पूरे के पूरे इंसिडेंट को, पूरे स्कैंडल को, तो ऐसा तो नहीं कि उस पूरे कमेटी के प्रॉप को फ्रस्ट्रेट करने के लिए संजय जगदाले ने इस्तीफा दिया हो? देखिए, जरूर यह एक कारण हो सकता है, लेकिन बिल्कुल एनके सिंह साहब, इसी पॉइंट पर मैं आ रहा था। अभिषेक मैं इस सवाल पर आऊंगा। अभिषेक 1 मिनट आपको रोकूंगा। इस वक्त कीर्ति आजाद जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कीर्ति आजाद जी, इन 2 इस्तीफे को कैसे देखते हैं आप? क्या जो पुरानी एक कहावत है जिसको कहा जाता है कि बकरे की माँ की अब खैर नहीं, वो श्रीनिवासन साहब के लिए हो रहा है? सबसे पहली बात तो इन दोनों ईमानदार जो पदाधिकारी हैं बीसीसीआई में, उनको सलाम करता हूं और मेरी बात धीरे धीरे भविष्यवाणी की तरह सच होती चली जा रही है। ये दोनों बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं और मैंने आपके शो पे भी इनका नाम लिया था और कहा था कि ईमानदार लोग हैं, ऐसे लोगों की जरूरत है। अब आगे देखना है कि और कितने ईमानदार हैं जो इस्तीफा देते हैं। मैं चाहता हूं कि बीसीसीआई में टूट आवे, बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑपोजिशन नहीं, और जहां पर बढ़िया ऑपोजिशन नहीं होती, जहां ऑपोजिशन जैसे बीसीसीआई में है ही नहीं, तो फिर आपको लोकतंत्र मिलेगा ही नहीं और लोग मनमानी करेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी है, जितना टूट आएगा उतना बढ़िया है। ये दाग बहुत अच्छे हैं, साफ होने चाहिए। चलिए, आप कह रहे हैं दाग बहुत अच्छे, लेकिन कीर्ति आजाद जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। आपकी पार्टी के 3 बड़े नेता, अरुण जेटली जी, आप जानते हैं उनको क्या पद है, विपक्ष के नेता हैं, बीसीसीआई के अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष हैं, बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और आज अनुराग ठाकुर जो बड़े नपे तुले शब्दों में ये कह के गए कि मीटिंग बुलाएंगे। लेकिन 2 इतने बड़े नेता खामोश, जो करप्शन को लेकर प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगते हैं, पवन बंसल का इस्तीफा मांगते हैं, अश्विनी कुमार का इस्तीफा मांगते हैं, ए राजा का इस्तीफा मांगते हैं, सुरेश कलमाड़ी का इस्तीफा मांगते हैं, प्रधानमंत्री उसके चलते सदन नहीं चलने देते। आखिर ऐसे बड़े नेता खामोश क्यों? इंडिया न्यूज ने सवाल बड़ी तेजी से उठाया था परसों। सीधी बात है, आपने जहां नरेंद्र मोदी जी की बात की
वह कभी भी डे टू डे उस पर काम नहीं करते। वो अपने गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में रहते हैं, उनके पास कोई पद नहीं है और वह बहुत ही बखूबी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन को चला रहे हैं। इसलिए उनका बीच में नाम लाना मैं नहीं समझता कि उचित है, लेकिन बाकी लोगों से हाँ जरूर यह उनको अपने जमीर को टटोल के देखना पड़ेगा कि क्या सच है। और मुझे इन दोनों की केवल बात नहीं है, और दूसरे लोग हैं जिनके बारे में बात करना चाहता हूं। संभवतः उन्हें इस बात का डर लगा है कि जिस दिन वो इस्तीफा अगर बोर्ड से देंगे तो कहीं सिर मुंडाते ओले न पड़े और टांट लाल हो जाए कि उनके अपने एसोसिएशनों में कहीं उनसे भी ऑन मॉरल ग्राउंड इस्तीफा ना मांग लिया जाए। तो संभवतः यह कारण हो सकता है कि वह इस समय इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे या अपना इस्तीफा नहीं दे रहे। सुधांशु मित्तल साहब बीजेपी के नेता हमारे साथ बने हुए। सुधांशु जी, आखिरकार अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी और अनुराग ठाकुर जैसे नेता ये खामोश क्यों है इस पूरे मसले पर? नैतिकता की याद इनको कांग्रेस के लिए आती है, लेकिन जब अपने एसोसिएशन और अपने संगठनों पर यह बात हो तब ये खामोश हो जाते हैं, तब इनको नैतिकता का पाठ नहीं याद आता। दीपक जी, एक बड़े विषय को अगर छोटे चश्मे से देखा जाएगा तो शायद अच्छा नहीं रहेगा हम लोगों के लिए। बीसीसीआई में जो हो रहा है, हम बड़े विषय को बड़े चश्मे के साथ देखना चाहते हैं। कांग्रेस ने अपनी ऑफिशियल ब्रीफिंग में कहा, बड़ी पिक्चर जरा इसमें कर दूं, कांग्रेस ने अपनी ऑफिशियल ब्रीफिंग में कहा कि हमारे नेताओं में देशभक्ति की कमी है और बीजेपी के नेताओं ने। कांग्रेस वाले इतने शर्म वाले थे कि अगले दिन राजीव शुक्ला भी आ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसी रात आ गए। उसके बाद बाकी कांग्रेस के नेता निकल कर बयान देने लगे कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन बीजेपी वालों की नैतिकता नहीं जागी। ये तो राजनीतिक मुद्दा बन गया है। एक आदमी वर्सेस 125 करोड़ हिंदुस्तानी, क्योंकि क्रिकेट इस देश में सेंटिमेंट है, ये आप भी जानते हैं सुधांशु जी। इसीलिए हम अरुण जी और नरेंद्र मोदी और अनुराग ठाकुर पर सवाल उठा रहे हैं। आपने सुना नहीं कि भाजपा की ओर से भी, और अभी आपने कीर्ति आजाद जी को सुना है, कीर्ति आजाद जी ने बड़े प्रखर रूप से अपनी स्थिति रखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि न केवल कीर्ति आजाद जी भारतीय क्रिकेटर के तौर पर बोलते हैं, बिल्कुल जो गंद आ गया उसकी सफाई होनी क्या हालत है आप भी जानते हैं। देखिए, प्रश्न इसको राजनीतिकरण करके क्या निकालना है भाई? हम यहाँ पे व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पणी करें जिनका कि इसकी नैतिकता या अनैतिकता से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं हो। मैंने कहा ज्यादा बड़े प्रश्न में क्यों नहीं चले हम लोग। बड़ा प्रश्न है जो आप बार बार पूछा जाता है कि भाई आफ्टर ऑल बीसीसीआई बहुत बड़ा प्रश्न है। यहाँ व्यवसायी चलाएंगे, बहुत बड़ा प्रश्न है सुधांशु जी। अलीबाबा और 40 चोर चलाएंगे, बीसीसीआई अलीबाबा और 40 चोर देश में खेलों की संस्थाएं कौन चलाएगा? और धर्म माने जाने वाले खेल से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि जो ये खिलवाड़ हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे खेलों में जिन लोगों को खेल आते हैं उनका तो कोई स्थान नहीं है, और जिनको खेल से लेना देना कुछ नहीं है वो यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं खेलों का। अब आप ये तो वही स्थिति है कि फाइटर पायलट वो बने घूम रहे हैं जो आज तक किसी जहाज में नहीं चढ़े, यहाँ पे बल्ला पकड़ा नहीं, गेंद जानते नहीं, और बीसीसीआई जो है चला रहे। तो ये स्थिति जो है ये, और सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये हर खेल की ये स्थिति है। यहाँ पे मठाधीश जो है वो सामाजिक प्रतिष्ठा कपाकृत करने के लिए, लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए जिसको कहते हैं, और पैसे के लिए यहाँ पे अपना अपना साम्राज्य चला रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए का खेल है, हर जगह घोटाले चल रहे हैं। 5 क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में आपने सुन लिया है। बीसीसीआई में क्या हो रहा है, लोगों की इंक्वायरियां चल रही है, 3-3 साल तक इंक्वायरी। जी, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि जब इतना बड़ा व्यापक मुद्दा है तो क्यों नहीं लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे हैं इस पे? तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से उनका व्यक्त मत ले लीजिए, वो शायद बतला पाएंगे उनका क्या मत है। उनका मत क्या है, अरुण जेटली साहब बिल्कुल नहीं बोल कहेगा। मैं आपसे, कोई दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा? जैसे आज तक राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे, यूपीए चेयरपर्सन क्यों नहीं बोल रही है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे, उस बारे में तो कोई कह नहीं रहा है। उनका इन्वॉल्वमेंट क्रिकेट में नहीं है। राहुल गांधी के कहने पर ही उनके प्रवक्ता भक्ति चरण दास एआईसीसी ब्रीफिंग में बोले हैं। उन व्यक्तियों से मैं आपको बता दूं, आपके फैक्ट ठीक कर दूं। और राहुल गांधी क्रिकेट की राजनीति में नहीं है, अरुण जेटली जी गले तक क्रिकेट की राजनीति में है। जी जी। तो भाई एक बार अरुण जेटली जी से पूछ लीजिए ना, नहीं बोल रहे, अरुण जेटली जी के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति क्या टिप्पणी करेगा? नहीं बोल रहे। नहीं, मैं दूसरे व्यक्ति की नहीं, मैं बीजेपी की नैतिकता की बात कर रहा हूँ। मैं आपकी पार्टी की नैतिकता की बात कर रहा हूँ। किसी
किसी भी राजनीतिक संगठन में एक मर्यादाएं होंगी। वो हमारे बड़े नेता हैं, उनके आचरण पे मेरे जैसे छोटे भाजपा कार्यकर्ता के लेकिन याद करिए जब कांग्रेस का हुआ था तो पवन बंसल पे आपने आरोप लगाया था, आपने कहा था कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। पवन बंसल पर आप ही ने कहा था कि इस्तीफा उनको देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। हाँ, पवन बंसल जी के खुद का दुराचरण था। अगर ये बीसीसीआई अध्यक्ष होते और इनके ऊपर आरोप लगा होता तो मैं इनके बारे में कहता, मैं इनके बारे में भी यही कहता। अगर ये बीसीसीआई अध्यक्ष होते और इनका दामाद जो है ये मैच फिक्सिंग के केस में अंदर जेल में होता तो मैं यही कहता। वो दोनों चीज एक साथ नहीं है। आप कह रहे हैं कि एक बार बार जेटली जी से भी सवाल पूछा जा रहा है, बार बार नरेंद्र मोदी से भी और बार बार अनुराग ठाकुर से भी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एआईसीसी खुले अपनी एक राजनीतिक संगठन के शीर्ष नेतृत्व के बारे में किसी कार्यकर्ता के लिए उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी टीका करना ना तो ये उचित है ना कोई करेगा। तो इसलिए मैं तो कम से कम मैं आपकी पार्टी के बारे में कर रहा हूँ, मैं उनकी नेताओं का रेफरेंस दे रहा हूँ। सुधांशु जी, मैं उन 3 नेताओं का रेफरेंस दे रहा हूं। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं जो नैतिकता की पार्टी है, पार्टी विद डिफरेंस वाली पार्टी है। 125 करोड़ हिंदुस्तानी एक तरफ खड़े हैं और अली बाबा और 40 चोर बीसीसीआई के एक तरफ। पूरा देश प्रतिक्रिया दे रहा है। नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी, बाकी चीफ मिनिस्टर्स ने प्रतिक्रिया दी। फारूक अब्दुल्ला श्रीनिवासन साहब के पक्ष में खड़े हो गए क्योंकि उनके खुद की जो एसोसिएशन है उसमें 25 करोड़ से ऊपर का घोटाला है। राजनीतिक मजबूरियां समझ आ रही है। बीजेपी इसीलिए नहीं बोल रही ना क्योंकि अगर वो क्रिकेट पर बोलती है तो नरेंद्र मोदी को नाराज करेगी, उससे ज्यादा अरुण जेटली जी नाराज हो जाएंगे। ये हकीकत नहीं है क्या? बीजेपी की तो राय हर मसले पर होती है, तो जिस मुद्दे ने देश को 20 दिनों से दहला रखा है उस पर पार्टी खामोश क्यों है? बड़ा क्लियरली कहा है। जहां तक बीसीसीआई के अध्यक्ष के इस्तीफे का सवाल है, बीसीसीआई के बहुत नेताओं ने अपने मत आपके सामने जाहिर कर चुके हैं। तो ये ना कहिए भाजपा इस बारे में किसने कहा है? हाँ, भाजपा से संबंधित कुछ नेता उनके व्यक्तिगत मत इस विषय में एक नाम बता दीजिए सुधांशु जी, बयान कब का है और क्या पार्टी ब्रीफिंग में दिया गया वो बयान? आप यही कह दीजिए कि अरुण जेटली को ये कहना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, उनको इस्तीफा मांग करनी चाहिए। आप यही कह दीजिए, मेरे ख्याल से जनता समझ जाएगी। उनसे पार्टी ब्रीफिंग में बोल दीजिए। जहां तक मुझे पता है विभिन्न चैनलों पे पार्टी के जो प्रवक्ता गए हैं उन्होंने इस विषय पे अपनी राय रखी है कि श्रीनिवासन जी को अपना इस्तीफा देना चाहिए। भाई सुधांशु जी, आप लॉजिकली बहुत करेक्ट होते हैं। आज क्या हो गया है, ये सवाल सुनते ही बीजेपी के प्रवक्ता कमेंट देने से भाग जाते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा, मुझे नहीं लगता ऐसा। और इसलिए हम कहीं क्या मेरी बात सही है गलत है? इंडोर्स कर दीजिए या रिजेक्ट कर दीजिए। दीपक जो बोल रहा है गलत बोल रहा है। नहीं, बिल्कुल सही है। और मैं मानता हूँ कि आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सुधांशु मित्तल जी लॉजिकली इनकरेक्ट है। बहुत सेम सा लॉजिक है कि अरुण जेटली क्रिकेट में इन्वॉल्व है, क्रिकेट की पूरी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, इनकी पार्टी के लीडर हैं। चूंकि सुधांशु जी तर्क वगैरह बहुत अच्छा कर लेते हैं तो मैं इनसे कहूंगा कि इसको घुमाए नहीं। बड़ा स्पष्ट सा है कि अरुण जेटली का वो जो मकाम है क्रिकेट में वो डिफरेंट है और ये पॉलिटिकल क्लास के सिर्फ एक मेंबर नहीं है। लिहाजा अरुण जेटली अगर इस पे चुप्पी साधे हैं तो कहीं ना कहीं शक जाता है कि भाई ये चुप क्यों है, श्रीनिवासन को बचाने की क्यों वो हो रही है, कवायद हो रही है। तो मेरे ख्याल से सुधांशु मित्तल जी आपको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, अरुण जेटली को खुलेआम आके कहना चाहिए यस दिस मैन शुड, बीसीसीआई चेयरमैन मस्ट गो। सिंह साहब, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और अपने नेता के आचरण के बारे में मीडिया में जाके टिप्पणी दूं, इससे ज्यादा गलत बात जो है किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए हो ही नहीं सकती। मैं इसको अपने मापदंडों में अनुशासनहीनता मानूंगा। तो कृपया मुझसे तो आप कहिए नहीं कि मैं अनुशासनहीनता करूं। जहां तक मुद्दे का सवाल है, मेरा मत स्पष्ट है। मैं बड़े प्रखर रूप से अपने मुद्दे के बारे में अपने मत व्यक्त कर रहा हूं। जहां तक सारा स्पोर्ट्स बॉडी को ठीक करने का विषय है, मेरा मानना है कि व्यवसायी, उद्योगपति, राजनीतिक व्यक्ति, इनमें जिनमें खेलों के प्रति जानकारी और वाकई समर्पण अर्पण है, उनकी तो स्थान हो सकता है। लेकिन जो नेता, जो व्यवसायी, जो उद्योगपति खेलों को
अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पैसे के लिए यहाँ पे पैसे के खेल में यहाँ पे आए हुए हैं, वो खेलों का नुकसान कर रहे हैं। सुधांशु और जी, ऐसे इसका लोगों एक का और यहाँ सवाल रहने को का और कोई बताते औचित्य हैं। नहीं है। इंडिया में सुधांशु जी एक सवाल का जवाब, फिर नरेंद्र मोदी अगर ऐसा ही है तो इन मानदंडों के हिसाब से नरेंद्र मोदी अध्यक्ष क्यों बने गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से? वो क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानते, उनने अपनी जिंदगी में कभी क्रिकेट नहीं खेला, आरएसएस के प्रचारक रहे, आरएसएस वाले क्रिकेट खेलने नहीं देते हैं, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं, अपने 9 साल पूरे करते हैं, 8 साल पूरे करते हैं, उसके बाद वो एकाएक जो है गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन जाते हैं। प्रखर खिलाड़ी जो हैं वो संघ के प्रचारक भी रह चुके हैं, संघ से बड़ा संबंध रहा है। तो कृपा करके चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हम खामखा एक डिबेट, एक क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बता दीजिए, खराब कर रहे हैं। सुधांशु जी एक क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बता दीजिए। प्रश्न ये है कि क्रिकेट को ठीक कैसे करना है, प्रश्न ये है कि देश में खेलों को ठीक कैसे करना है। आज जो ज्यादा गंभीर विषय है उसको हम कहीं उसका स्तर नीचे निकाल के ला रहे हैं। हम कुछ व्यक्ति को केंद्रित करके ये सारा प्रहार करें, इसका क्या फायदा निकलने वाला है? सुधांशु जी, आप अपने तर्कों को जरा देखिए, गौर कीजिए। इस समय को यूज करें और एक ऐसा अध्यादेश पहला तर्क आपका ये था कि पॉलिटिशियंस को क्रिकेट में नहीं आना चाहिए। जब पूछा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी कैसे आए हैं, अरुण जेटली कैसे आए हैं, अरुण जेटली तो फिर भी खेलते रहे, लेकिन आप अगर देखिए तो आपको ये क्रिटिसाइज करना पड़ेगा कि इंडिया में जब क्रिकेट इबादत है और उनके आउटरेजियस आप देखें तो उनके सेंटिमेंट्स को आउटरेज किया गया है, ऐसे में अगर लीडर ऑफ अपोजिशन आपके यहाँ का सबसे कद्दावर लीडर कुछ नहीं बोल रहा है और वो क्रिकेट में इन्वॉल्व है, तो आपको लगता नहीं कि इसका क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए? देखिए, आपका धर्म आप निभाइए। इनके सिंह साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप अपना धर्म इनके सिंह साहब जी वो कर रहे हैं भाई। मेरा कहना है खेल मंत्री जो है इस समय एक अध्यादेश लेके आ सकते हैं बड़े आराम से। वो लाए कि ना कि खेलों में सिर्फ इस तरह के लोग होंगे, क्यों नहीं लेके आते हैं? आज श्रीनिवासन को हटाने के लिए क्यों नहीं अध्यादेश लेके आ जा सकते हैं? आज हर व्यक्ति जो है इस देश का इस अध्यादेश के साथ होगा, लेकिन वो लाएंगे नहीं और उसमें हम लोग अरे ये मांग बीजेपी कर सकती थी ना, जेटली साहब कर सकते थे। यही मांग कर दीजिए, अगर अध्यादेश लाना है तो बीजेपी मांग करे ना सुधांशु जी, आप यही मांग कर दीजिए बीजेपी की तरफ से। मैं तो कह रहा हूं कि भाई मैं सुधांशु मित्तल बड़े प्रखर रूप से कह रहा हूं कि ऐसे अध्यादेश और ऐसे कानून आए हैं। राजस्थान में एक कानून बना, सुनिए, राजस्थान में कानून बना ना, वैसे ही कानून जो है आप देश का स्पोर्ट्स मंत्री जो लेके आए। और जो कानून जो है सरकार लाती है, कोई भाजपा के कहने से लाती है क्या? उनको खुद नहीं दिख रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? ये उनका उत्तरदायित्व है, ये विपक्ष की मांग का उत्तरदायित्व नहीं है। तो कृपया जो चीजों को जो है मजे लेने की दृष्टि से क्यों विपक्ष का भी प्रजातंत्र में कुछ उत्तरदायित्व होता है, विपक्ष का भी प्रजातंत्र में कुछ उत्तरदायित्व होता है। लेते ना विपक्ष के उत्तरदायित्व की फिर कभी चर्चा करेंगे। इस सरकार ने तो कह दिया श्रीनिवासन इस्तीफा दे, खेल मंत्री का बयान आ गया। हाँ, तो सरकार क्यों नहीं अध्यादेश लेके आती है? सरकार क्यों नहीं कानून लेके आती है? ये कहने से अपना हाथ डाल देंगे। अच्छा, तो बीजेपी सपोर्ट करेगी उस अध्यादेश? जब वो कानून बनेगा तो बीजेपी सपोर्ट करेगी? अरे कानून लाइए तो पहले देखें तो क्या लेके आ रहे हैं। अरे ये बड़ा मुश्किल है। आप जिस चीज को जिस चतुराई से आप चीजों को घेरना चाहते हैं, आपको समझना चाहिए ये समय चतुराई का नहीं है। भाई चतुराई आप कर रहे हैं, अब हम लोग को कह रहे हैं आप। चलिए एनके सिंह साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। सचिव का इस्तीफा हो गया। एनके सिंह साहब आखिरी सवाल आपसे। सचिव का इस्तीफा हो गया, कोषाध्यक्ष का इस्तीफा हो गया, दो सबसे महत्वपूर्ण पद। आपको नहीं लगता बीसीसीआई के तमाम उपाध्यक्षों को भी इस्तीफा दे देना चाहिए? अनुराग ठाकुर जैसे संयुक्त सचिव को इस्तीफा दे देना चाहिए? तमाम कमेटी के मेंबर्स को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर बीसीसीआई को साफ करना है तो? बिल्कुल नहीं, बीसीसीआई को ही नहीं, इंडिया में अगर क्रिकेट को फिर से प्योरिटी लानी है क्रिकेट में, तो मेरे ख्याल से सारे मेंबर्स को इस समय इस्तीफा देके और सीधे श्रीनिवासन को हटा के उसके बाद फिर से चीजें बदली जाएं और तब जाके ये सही होगा। वरना इंडिया में क्रिकेट को लेके जो डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ है वो दूर तक जाएगा और पूरे के पूरे खेल के कैरेक्टर को लेके मेरे ख्याल से संशय होगा। ये किसी भी देश के लिए बहुत ही खतरनाक है और मुझे लगता है ये स्नोबॉलिंग इफेक्ट होगा। आप देखेंगे कि अगले 3-4 दिन के अंदर और भी इस्तीफे होंगे और उसके बाद मजबूर हो जाएंगे बीसीसीआई चेयरमैन इस्तीफा देने के लिए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी। आपकी प्रतिक्रिया नहीं लूंगा क्योंकि यह सवाल आपके नेता के बारे में, जैसा आपने कहा, इसलिए मैं जानता हूं कि मेरा ये अधिकार है। हम राजीव चौहान से भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं।